हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकेशंस और इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो वो कौन कौन सी मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस है जो कि हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट मेडिकेशन है वो है इंजेक्शन एड्रीनलिन। जो इंजेक्शन एड्रीनलिन है वो इंजेक्शन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट डोज की बात करें तो ये 1 मिलीग्राम 1 ml एम्पूल के अंदर अवेलेबल होता है। और इसके यूजेज और इंडिकेशन की बात करें तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन जो किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि फूड, मेडिकेशंस या कोई एलर्जिक सब्सटेंस, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है किसी पेशेंट को, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको रिलीव देने के लिए ये एड्रेनालिन यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो जो इसका जो मेन यूज़ है वो है कार्डियक अरेस्ट। एड्रेनालिन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स है कार्डियक अरेस्ट के अंदर, जो कि काम ली जाती हैं। नेक्स्ट रूट की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन जो इसका रूट है वो है इंट्रामस्कुलर रूट। इसको इंट्रामस्कुलरी देते हैं मोस्ट कॉमनली, एंड सबक्यूटेनियस भी देते हैं। एंड जो रेयर रूट है इसका वो आईवी है। आईवी बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, या फिर इसको डाइल्यूट करके फिर ही देते हैं। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपरटेंशन है, और यह इंक्रीज ब्लड प्रेशर कर देता है। जैसे कि अगर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है तो इसकी वजह से जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है उसको ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट टेकिकार्डिया हो जाता है। जो हार्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है, उसको पाल्पिटेशंस भी हो सकता है। पाल्पिटेशंस मीन्स पेशेंट को जी घबराने लग जाता है। नेक्स्ट उसको वीकनेस भी फील होता है और उसके ट्रिमर भी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो कि इमरजेंसी मेडिकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। फर्स्ट इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज है 1 मिलीग्राम 1 ml एम्पूल के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन इसको 0.5 मिलीग्राम एवरी 3 to 5 मिनट्स देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। एंड इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 3 मिलीग्राम होता है। 3 मिलीग्राम से ज़्यादा हम नहीं देते, नहीं तो इसके भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके रूट के बारे में बात करें तो इसका जो रूट है वो है इंट्रावीनस है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है और एंडोट्रेकियल है। अब इसको एंडोट्रेकियल क्यों देते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज और इसके इंडिकेशंस के बारे में। जो इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है वो है ब्रेडिकार्डिया। मीन्स जब हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाता है या फिर हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है सडनली, तो उस केस के अंदर एट्रोपिन यूज़ करते हैं। और एट्रोपिन का जो मेन काम है वो है इंक्रीज हार्ट रेट। वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो इसका यूज़ ऑर्गेनोफॉस्फोसाइड पॉइजनिंग में भी यूज़ किया जाता है, और ये एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग का। मीन्स अगर ऐसी कोई गैस जो कि नर्व के लिए हार्मफुल है और मशरूम पॉइजनिंग है, तो उन कंडीशंस के अंदर भी हम एट्रोपिन यूज किया जाता है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनोफॉस्फोइड का पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन सा है, तो वो एट्रोपिन है। नेक्स्ट आई एग्जामिनेशन के अंदर भी एट्रोपिन यूज किया जाता है, क्योंकि ये पुपिल को डायलेट करता है, तो उसकी वजह से एग्जामिनेशन ईजी से हो जाता है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है ईसीटी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ईसीटी मीन्स इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो जो एट्रोपिन है वो रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड सीक्रेशन इन द माउथ। इसका ये क्या करता है, सलाइवा और सीक्रेशंस का प्रोडक्शंस कम कर देता है। उसकी वजह से जब ईसीटी करते हैं तो उसमें एस्पिरेशन करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए इसे ईसीटी करने से पहले एट्रोपिन देते हैं। और इसको एंडोट्रेकियल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट कोई इंट्यूबेटेड हो रखा है तो उसमें क्या उसको एस्पिरेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन पे भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है चेस्ट पेन,
और पेशेंट को चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है, पेशेंट को टाइटनेस भी फील होगा, मीन्स पेशेंट को हैवी जैसा महसूस होगा चेस्ट के अंदर, पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ माउथ भी फील होगा, क्योंकि जो सलाइवा है उसके सिक्रेशन को अगर कम कर रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट का मुंह के अंदर उसको ड्राइनेस फील होगा। नेक्स्ट जो है वो ब्लड विजन भी पेशेंट को महसूस हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है इंजेक्शन नोर एड्रेनलिन, जो कि नोराड के नाम से बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। इसको नोर एफिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका डोज है वो है 8 मिलीग्राम 4 ml एम्पुल के अंदर अवेलेबल होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका रूट, और इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही दिया जाता है, विदाउट डाइल्यूशन इसको कभी नहीं दिया जाता और नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर आ सकते हैं, इवन पेशेंट कैन डाई। सो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है अगर नॉर एड्रेनलिन आप दे रहे हो तो, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो आपको कभी देना ही नहीं है। इसको हमेशा इन्फ्यूज़न पंप से ही देना होता है डाइल्यूट करके। नेक्स्ट जो इसका है वो है यूजेस। इसका जो यूज़ है वो है लो ब्लड प्रेशर के अंदर, अगर पेशेंट को पेशेंट शोक में चला गया या फिर किसी कंडीशन की वजह से पेशेंट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है, और उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम नॉर एड्रेनलिन देते हैं। और जो नॉर एड्रेनलिन है वो उसका काम वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और ये जैसे वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो इसलिए हम नॉर एड्रेनलिन यूज़ करते हैं। जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो है सेम, जैसे कि पेशेंट को हैवीनेस फील होगा चेस्ट के अंदर, उसको डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, उसको ब्लड विजन होगा, उसको हेडेक होगा, ये सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि जैसे भी उसका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक और ब्लड विजन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एनटीजी के नाम से जाना जाता है, एनटीजी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 50 मिलीग्राम 10 ml के अंदर अवेलेबल होता है, और अलग अलग वाइल के अंदर भी अवेलेबल, अलग अलग डोज के अंदर अवेलेबल होता है। इसके रूट के बारे में बात करें तो ये सब लिंगुअल टेबलेट्स के बारे में भी अवेलेबल होती है, जिसको ओरली लेते हैं, मीन्स इसका जो टेबलेट है उसको या तो टंग के नीचे रखना होता है या फिर जो चिक और जो गम है उसके बीच में रखना होता है। इसको च्यू नहीं करना है, इसको ये सक करना होता है जस्ट। तो ये टेबलेट मोस्ट कॉमन जो इसका रूट है वो सबलिंगुअल है। नेक्स्ट इसके ओरल स्प्रे भी अवेलेबल है आजकल, तो ओरल स्प्रे भी इसके यूज़ होते हैं, और इसका इंट्रावीनस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम इन्फ्यूज़न के थ्रू ही देते हैं, ध्यान रखना ये भी, डाइल्यूट करके, विदाउट डाइल्यूशन और विदाउट इन्फ्यूज़न इसको डायरेक्ट कभी भी पुश नहीं करना है बोलस के अंदर, नहीं तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इसके लीथल इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेस के बारे में। इसका जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ है वो है एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए। एंजाइना मीन्स अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, या फिर पेशेंट को पहले ही अटैक आ चुका है और उसके वजह से उसको पेन हो रहा है, तो उसके पेन को रिलीव करने के लिए भी हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का जो काम है वो है वेजो डायलेशन, ये वेजो डायलेशन करेगा। जैसे हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है तो वो उस आर्टरी को डायलेट कर देगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा हार्ट के अंदर, तो जो पेन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो हाइपर टेंशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। अगर पेशेंट सर्जरी में है और उसको बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेजो डायलेशन करता है, तो वेजो डायलेशन जैसे करेगा, ये हाइपरटेंशन है तो ये हाइपोटेंशन मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो ये उसमें भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है कंट्रोल CHF। CHF मीन्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, और पेशेंट को जो जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर के होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इसके है वो साइड इफ़ेक्ट है, वही सेम साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट, हेडेक, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब पेशेंट को ड्रोजीनेस ऐसा फील होगा,
एंड उसको नोइजिया भी हो सकता है, उसको जी वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हम बात करते हैं मिडाजोलाम, जो कि मिडाज के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। फर्स्ट इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 1 मिलीग्राम 1 ml के अंदर अवेलेबल होता है, और अलग अलग एम्पुल और वायल के अंदर अलग अलग डोज के रूप में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट रूट के बारे में बात करें तो ये आई एम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस और ओरल और इंटरनेजल और बक्कल कैविटी में भी इसको यूज़ किया जाता है। बक्कल कैविटी मीन्स जैसे कि जो भी टेबलेट है उसको जो चिक होता है, चिक और गम दोनों के बीच में रखा जाता है, और उससे वहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है और पेशेंट का जो ड्रग्स है वो यूटिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट यूजेस के बारे में बात करें तो ये मोस्ट कॉमन जो इसका जो यूज़ है वो एंजाइटी में लिया जाता है। ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन में के नाम से भी जाना जाता है मिडाजोलाम, और इसको एंजाइटिक मेडिकेशन भी बोलते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो एंजाइटी को रिलीवेशन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट ये इंडेक्शन ऑफ स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस। अगर कोई भी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हो तो उसको सुलाने के लिए या फिर उसको सीडेशन देने के लिए ये इंजेक्शंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू कंट्रोल सीजर और हाइपर एक्टिविटी। अगर पेशेंट को कोई सीजर्स स्टार्ट हो गए तो सीजर्स की वजह से पेशेंट को कोई भी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी जा सकता है। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए भी मिडास हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं। नेक्स्ट इसको जनरल एनेस्थीसिया को इंजेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स एनेस्थीसिया के उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फिर उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए भी हम मिडास यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट, जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो नोजिया, वोमिटिंग एंड ड्राउजीनेस। जैसे ये सीडेशन करता है तो उसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा नींद में रहता है, उसको बराबर ओरिएंटेशन नहीं रहता किसी चीज़ का। तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि पेशेंट इसकी वजह से भी पेशेंट को इंजरी वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है फुरेसामाइड, जो कि लेसिक्स के नाम से जाना जाता है। ये 2 ml और 4 ml के एम्पुल में अवेलेबल होता है। ईच 2 ml कंटेंट 20 मिलीग्राम ऑफ फुरोसामाइड। तो इसका जो डोज है वो 20 मिलीग्राम अवेलेबल होता है 2 ml एम्पुल के अंदर, और इसका जो रूट है वो है ओरल एंड आईवी। अगर पेशेंट ओरल नहीं कर सकता रिसीव, जैसे कि उसको वोमिटिंग वगैरह हो रहा हो या फिर उसको डायरिया वगैरह हो रहा है, तो उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो बराबर नहीं होगा और उसका यूटिलाइजेशन बराबर नहीं होगा, तो उस केस के अंदर आईवी इसको देते हैं। और इसको इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं आईवी। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये जो मोस्ट कॉमन इसका जो यूज़ है वो है फ्लूइड ओवरलोड के अंदर। ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी ईडिमा हो रहा है, या फिर ऐसी कोई डिजीज़ कंडीशन, सिस्टमेटिक डिजीज़ कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट का रीनल और लीवर दोनों फेलियर हो रहे, तो उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसी एक और कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड होता है, क्योंकि जो पेशेंट का हार्ट है वो बराबर अमाउंट में जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से पल्मोनरी ईडिमा हो जाता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हाई ब्लड प्रेशर। तो इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए फुरोसमाइड देता है। ये इमीडिएटली क्या करता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम है और जो ओवरलोड हो रहा है फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर वो डाउन हो जाता है, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, और उसका जो हार्ट वगैरह है वो भी नॉर्मल फंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो पॉलीयूरिया, जैसे मैंने पहले बताया था, ये इंक्रीज यूरिन आउटपुट करता है। तो जो इंक्रीज यूरिन आउटपुट करता है उसको ही पॉलीयूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट फीलिंग थ्रस्टी, अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो पेशेंट को प्यास लगेगी, तो उसको ही थ्रस्ट बोलते हैं, उसकी थ्रस्ट बढ़ जाएगी, पेशेंट का मुंह सूखने लगेगा, ड्राई माउथ, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा, उसको कन्फ्यूजन और डिजीनेस भी होने लगेगा, क्योंकि
ज़्यादा आउटपुट हो गया तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट होगा ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन या डिजीनेस स्टार्ट हो जाता है। लास्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन डेक्सोमिथासोन, जो कि डेक्सोना के नाम से अवेलेबल होता है। इसका जो डोज है वो है 2 mg/ml अवेलेबल होता है मोस्टली, और ये एक तरह का स्टीरॉयड है। और इसका जो यूजेज और जो इंडिकेशन है वो है इसको इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस या एलर्जी कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन डॉक्टर इसको रेयरली प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि जो स्टीरॉयड के जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, या फिर इसका जो ये जो बॉडी के अंदर ये बहुत ही लीथल इफेक्ट डालता है, तो उसकी वजह से इसको बहुत ही कम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूजेस है वो है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मीन्स अगर पेशेंट को कोई अस्थमा वगैरह की कंडीशन है, प्रॉन्ग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो उसमें भी ये चीज़ डेक्सोना दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये पेशेंट का जो ट्रेकिया वगैरह वो जो ब्रोंकस वगैरह नैरो हो जाता है उसको वाइड करता है। ये मीन्स जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होते हैं उसमें ये हेल्प करता है कि मीन्स पेशेंट आसानी से ब्रीथ कर सके। और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और स्किन डिसऑर्डर जैसे कि सोराइसिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, और SLE हो गया, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस, सो ये सारी इन्फ्लामेटरी और स्किन कंडीशन है उसके अंदर डेक्सोना का यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट है वो IV है, इंट्रावीनस, और ओरल भी होता है, या टेबलेट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब अगर इसको लंबे समय तक अगर इसको यूज़ करते हैं तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से जो दूसरी डिजीज़ कंडीशंस है जैसे कि नॉर्मल फ्लू वगैरह हो गया या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट जो है वो है एड्रिनल इंसफिशिएंसी। मीन्स अगर इसको जो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर पेशेंट डेक्सोनामिथाजोन पे है या फिर स्टीरॉयड पे है तो पेशेंट का जो इंजेक्शन या टेबलेट है वो कभी भी एकदम से रोकना नहीं चाहिए। अगर एकदम से रोकेंगे तो जो पेशेंट का जो बॉडी के अंदर जो स्टीरॉयड बनते हैं वो एकदम से बनना स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से अगर स्टीरॉयड दे तो अंदर बंद हो जाते हैं। इसलिए इसको धीरे धीरे बंद करेंगे तो जैसे बॉडी की नीड बढ़ेगी वो धीरे धीरे से बॉडी में वापस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर एकदम से बंद कर दिया तो बॉडी खुद बनाएगी नहीं और उसकी वजह से एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाती है, उसके वजह से पेशेंट को अलग से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स जो है इमरजेंसी के अंदर कौन कौन सी वो हमने पढ़ी आज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन।